नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मेरी आत्मा की पुकार है। मेरे आंसुओं की स्याही से लिखी एक ऐसी दास्तान है जिसने मुझे जीना भी सिखाया और मरना भी। ये कहानी है पूर्वी अफ्रीका के विशाल सवाना घास के मैदानों की, जहाँ जंगल की आवाजें इंसानी दिलों की धड़कनों से मिलती हैं और जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए अपनी जान से बढ़कर एक फैसला लिया था। ये कहानी है केन्या के उस सुदूर गांव की, जहाँ गरीबी और भुखमरी ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था, और लंदन की उन चमचमाती सड़कों की, जहाँ एक लड़की अपनी पहचान छुपाकर एक ऐसे गुनाह का पर्दाफाश करने निकली थी जो दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव अपराध था। मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ इस सफर पर, जहाँ हर मोड़ पर जिंदगी ने इम्तिहान लिया, हर कदम पर मौत का साया मंडराया और आखिर में एक ऐसा राज खुला जिसने सबकी आंखें नम कर दी। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है केन्या के तटीय इलाके से दूर तसावो नेशनल पार्क के किनारे बसे एक छोटे से गांव माकुटानो से। ये वो इलाका है जहां आसमान इतना नीला है कि आंखें थक जाती हैं देखते देखते, और जमीन इतनी लाल कि पैरों के निशान सदियों तक नहीं मिटते। मेरी माँ फातिमा इसी गांव में रहती थी। वो एक किसान की बेटी थी जिनकी शादी महज 16 साल की उम्र में हसन नाम के एक मजदूर से कर दी गई थी। हसन मेरे पिता रेलवे लाइन पर काम करते थे, जो अंग्रेजों के जमाने में मोम्बासा से कंपाला तक बिछाई गई थी। उनकी जिंदगी पटरियों की तरह सीधी और सख्त थी, कोई मोड़ नहीं, कोई नरमी नहीं। माँ कहती थी कि हसन का दिल कभी बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे पत्थर बना दिया था। माँ ने एक के बाद एक 4 बेटियों को जन्म दिया। गाँव के लोग कहते थे कि फातिमा के कोख में बेटे की किस्मत ही नहीं लिखी है। मेरी सबसे बड़ी बहन का नाम आयशा था, दूसरी फरीदा, तीसरी हलीमा और चौथी जरीना। हर बेटी के जन्म पर हसन का माथा और गहरा होता गया, उनकी आंखों की चमक और धुंधली होती गई। वो अक्सर रात को ताड़ी पीकर घर लौटते और माँ पर हाथ उठाते। माँ चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। उनके माँ बाप तो बहुत पहले हैजे की महामारी में गुजर चुके थे और उनके चाचा चाची ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था। माँ अकेली थी, पूरी तरह से हसन के भरोसे। हमारा घर मिट्टी और फूस का बना था, जो बारिश के मौसम में टपकता था और गर्मी में तंदूर बन जाता था। घर में एक चूल्हा था जिस पर माँ उबली हुई मकई या कभी कभी उगाली बनाती थी, जो मकई के आटे का एक गाढ़ा पेस्ट होता है। हरी सब्जी या मांस तो दूर की बात थी, कभी कभी तो नमक भी नहीं होता था। हम चारों बहनें आपस में लड़ती नहीं थी, क्योंकि लड़ने की भी ऊर्जा नहीं बचती थी। हम बस एक दूसरे से चिपक कर सोती थी ताकि शरीर की गर्मी से थोड़ी राहत मिले। माँ हमें देखती तो उनकी आंखें भर आती, लेकिन वो रोती नहीं थी। वो कहती थी, बेटी, आंसू जिंदा लोगों की आंखों से निकलते हैं, मुर्दों की नहीं। और मैं तो बहुत पहले मर चुकी हूँ। जब माँ 5वीं बार गर्भवती हुई तो गांव की बुजुर्ग दाई ने उनका पेट देखकर भविष्यवाणी कर दी, फातिमा, ये भी बेटी है, तेरी कोख में बेटा पैदा करने की मिट्टी ही नहीं है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई। हसन ने जब ये सुना तो उन्होंने माँ को बुरी तरह पीटा और कहा, अगर ये बच्ची हुई तो मैं तुझे और तेरी सारी बेटियों को जंगल में छोड़ दूंगा, जहाँ शेर और लकड़बग्घे तुम्हारी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। माँ ने अपना सूजा हुआ चेहरा मेरी बहनों से छुपाने की कोशिश की, लेकिन हम समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन दिनों माँ अक्सर गांव के किनारे लगे बाओबाब के पेड़ के नीचे जाकर बैठती, जिसे सब मृतकों का पेड़ कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी जड़ों में पुरखों की आत्माएं बसती हैं। माँ वहाँ घंटों बैठी रहती, अपने पेट पर हाथ फेरती और धीरे धीरे अपने होने वाले बच्चे से माफी मांगती रहती। तभी एक दिन गांव में एक गोरी औरत आई। वो लंबी थी, सुनहरे बाल थे और आंखें समुद्र की तरह नीली। उसके साथ 2 आदमी थे जो बंदूकें लिए हुए थे। गांव वाले डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोई शिकारी है या सरकारी अफसर जो उन्हें जंगल से बेदखल करने आए हैं। लेकिन वो औरत मुस्कुराकर सबके पास आई और उसने स्वाहिली भाषा में बात शुरू की। उसका नाम डॉक्टर एलिजाबेथ म्वांगी था। वो केन्या की ही थी, लेकिन उनकी परवरिश इंग्लैंड में हुई थी। वो एक वन्यजीव संरक्षणविद थी और उन्होंने सवाना ट्रस्ट नाम का एक NGO बनाया था जो हाथियों के संरक्षण और गांव वालों की मदद करता था। डॉक्टर एलिजाबेथ ने बताया कि वो गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल खोलना चाहती हैं, ताकि लोगों को जंगल पर निर्भर न रहना पड़े और वो शिकार करने की बजाय दूसरे काम सीख सके। डॉक्टर एलिजाबेथ का कैंप गांव से थोड़ी दूर एक सूखी नदी के किनारे लगा हुआ था। वो एक बड़े से टेंट में रहती थी, जिसमें किताबें, नक्शे और कैमरे रखे थे। उनका काम था जंगल में लगे कैमरा ट्रैप्स की फुटेज देखना और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखना। माँ ने सुना कि डॉक्टर
एलिजाबेथ को अपने काम में मदद के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की तलाश है जो उनके कैंप की देखभाल कर सके। माँ ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक सुबह जब हसन काम पर गए हुए थे, वो चुपके से डॉक्टर एलिजाबेथ के कैंप में गईं। उन्होंने अपना दुपट्टा कसकर बांधा और टेंट के बाहर खड़े गार्ड से कहा, मुझे मेम साहब से मिलना है। डॉक्टर एलिजाबेथ ने माँ को देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने माँ की सूजी हुई आंखें, कमजोर शरीर और बढ़ा हुआ पेट देखा और कहा, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम्हें तो आराम की जरूरत है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब, मैंने 4 बेटियां पैदा की हैं और हर बार खेत में काम करती रही हूँ। आराम तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। मुझे काम दे दो। मैं आपका खाना बना दूंगी, आपके कपड़े धो दूंगी, आपके टेंट की साफ सफाई कर दूंगी। बदले में आप मुझे जो भी दे दें, मेरी बच्चियों का पेट भर जाएगा। डॉक्टर एलिजाबेथ ने माँ की आंखों में जो बेबसी और मजबूरी देखी, उसने उनका दिल पिघला दिया। उन्होंने माँ को काम पर रख लिया और हर हफ्ते कुछ शिलिंग और खाने का सामान देने का वादा किया। माँ सुबह जल्दी आती, सारा काम निपटाती और शाम होने से पहले घर लौट जाती ताकि हसन को शक न हो। लेकिन हसन को जब पता चला कि माँ डॉक्टर एलिजाबेथ के यहाँ काम करती हैं, तो उन्होंने माँ को फिर पीटा और कहा, तू उस गोरी चुड़ैल के पास जाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। वो हमारे जंगल छीनने आई है और तू उसकी मदद कर रही है। लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो हम भूख से मर जाएंगे। वो चुपचाप मार खाती और अगले दिन फिर काम पर चली जाती। डॉक्टर एलिजाबेथ बहुत पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। उन्होंने धीरे धीरे माँ से उनकी पूरी कहानी जान ली। एक दिन जब माँ टेंट में झाड़ू लगा रही थी तो डॉक्टर एलिजाबेथ ने उन्हें बुलाया और कहा, फातिमा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी थी जो जन्म के समय ही गुजर गई थी। उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन पाई। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब मेरी कोख में बच्चा नहीं पनप सकता। मैंने सारी जिंदगी जंगल और जानवरों की सेवा में लगा दी ताकि अपने दर्द को भूल सकूं। माँ ने सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेम साहब, अल्लाह आपको जन्नत देगा आपके नेक कामों का। डॉक्टर एलिजाबेथ ने कहा, फातिमा, मेरे पास एक प्रस्ताव है, लेकिन ये बहुत गंभीर है और इसे सुनने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगी। माँ ने घबराकर पूछा, कैसा प्रस्ताव मेम साहब? डॉक्टर एलिजाबेथ ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, देखो, तुम्हारा पति तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर ये बच्ची हुई तो वो सच में कुछ भी कर सकता है। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। दूसरी तरफ मेरे पास एक खाली गोद है और इस बच्ची को एक सुरक्षित भविष्य देने का सामर्थ्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने होने वाले बच्चे को मुझे दे दो। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी, उसे दुनिया की सबसे अच्छी तालीम दिलवाऊंगी और उसे एक ऐसा इंसान बनाऊंगी जो दुनिया बदल सके। माँ को लगा जैसे उनके कानों में घंटियां बज रही हों। उन्होंने कहा, मेम साहब, आप मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती हैं? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। डॉक्टर एलिजाबेथ ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, ये गुनाह नहीं, मजबूरी है और ये तुम्हारे बच्चे की जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। मैं तुम्हें इसके बदले 15 लाख केन्याई शिलिंग दूंगी, जिससे तुम अपनी बाकी बेटियों को लेकर नैरोबी चली जाओ। वहाँ एक छोटा सा घर ले लो और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। और हाँ, एक बार जब ये बच्ची मेरी हो जाएगी तो तुम उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी। यही शर्त है। माँ ने वो रात बाओबाब के पेड़ के नीचे बिताई। आसमान में तारे चमक रहे थे और दूर कहीं शेर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। माँ ने अपने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि बच्ची हिल रही है, जैसे कह रही हो, माँ, मुझे मत छोड़ो। माँ फूट फूट कर रोईं। उन्होंने सोचा, अगर मैंने इस बच्ची को रख लिया तो हसन मुझे और मेरी 4 बेटियों को मार डालेगा। हम सब मर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसे एलिजाबेथ को दे दिया तो ये जिंदा रहेगी, पढ़ेगी, लिखेगी और शायद एक दिन बहुत बड़ी इंसान बने। एक माँ होने का फर्ज सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं है, बल्कि उसे जिंदा रखना भी है। यही सोचकर माँ ने वो फैसला किया जिसने आने वाले सालों में उनके दिल को हर पल तड़पाया। माँ ने हसन से झूठ बोल दिया कि उनका गर्भपात हो गया है। उन्होंने डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ मिलकर एक नाटक रचा। डॉक्टर एलिजाबेथ ने गांव में ऐलान करवा दिया कि वो अपने एनजीओ के काम से नैरोबी जा रही हैं और वहां एक अनाथ लड़की को गोद लेंगी। इस बीच माँ को डॉक्टर एलिजाबेथ ने अपने कैंप के पीछे एक अलग झोपड़ी में रखा, जहां उनकी देखभाल की गई। जब माँ की डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर एलिजाबेथ उन्हें अपनी जीप में बिठाकर मोम्बासा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गई। वहाँ एक तूफानी रात में जब बिजली चमक रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी, माँ ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का रंग गेहुआ था, आंखें बड़ी बड़ी और रोने की आवाज इतनी तेज कि पूरा अस्पताल गूंज उठा।
माँ ने उसे अपनी छाती से लगाया, उसका चेहरा चूमा और फिर आंसू पोंछकर उसे डॉक्टर एलिजाबेथ की गोद में रख दिया। डॉक्टर एलिजाबेथ ने बच्ची का नाम माला रखा, जिसका स्वाहिली में मतलब होता है चमकता तारा। माँ ने अगले ही दिन पैसे लिए और हम चारों बहनों को लेकर मोम्बासा से नैरोबी के लिए बस पकड़ ली। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी। नैरोबी में माँ ने किबेरा की झुग्गी बस्ती में एक कमरा लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है। वहाँ की जिंदगी भी आसान नहीं थी, लेकिन कम से कम हसन का डर तो नहीं था। माँ ने पैसों से एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, जो धीरे धीरे चल निकली। हम चारों बहनें स्कूल जाने लगी। माँ ने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारी कोई और बहन भी थी। लेकिन हर रात जब हम सो जाते थे, माँ अपने तकिए के नीचे रखी एक छोटी सी कांच की शीशी निकालती, जिसमें माला के जन्म के समय का एक सूखा हुआ फूल रखा था, और घंटों उसे देखती रहती। मैंने कई बार उन्हें चुपचाप रोते देखा था, लेकिन पूछने की हिम्मत कभी नहीं हुई। माँ का वो दर्द एक ऐसा राज था जिसे वो अपनी कब्र में ले जाने को तैयार थी। डॉक्टर एलिजाबेथ ने अपना वादा निभाया। वो माला को लेकर पहले नैरोबी, फिर केप टाउन और आखिर में लंदन चली गई, जहां उनके पति, जो खुद एक मशहूर फोटोग्राफर थे, रहते थे। माला का बचपन लंदन के उपनगरीय इलाके रिचमंड में बीता। उसे पता था कि डॉक्टर एलिजाबेथ उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन उसने कभी अपनी असली माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डॉक्टर एलिजाबेथ ने उसे बताया था कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी और वो अब जिंदा नहीं है। ये झूठ डॉक्टर एलिजाबेथ ने इसलिए बोला था ताकि माला कभी अपनी जड़ों की तलाश न करे और उसकी जिंदगी सरल बनी रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय का पहिया बड़ी बेरहमी से घूमता है दोस्तों। 20 साल बीत गए। मैं अंजलि नैरोबी में एक पत्रकार बन चुकी थी। मैं डेली नेशन अखबार के लिए काम करती थी और अक्सर वन्यजीव अपराधों पर रिपोर्टिंग करती थी। मेरी बहनें भी अपने अपने कामों में लग गई थी। माँ की चाय की दुकान अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी, जिसका नाम था फातिमा's किचन। माँ बूढ़ी हो चली थी, उनके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी आज भी कैद थी। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठी थी, मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का ईमेल मिला। ईमेल में एक प्रेस रिलीज थी, जिसमें बताया गया था कि इंटरपोल ने हाथी दांत की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आइवरी घोस्ट। इस ऑपरेशन में एक अंडरकवर एजेंट ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जो खुद को एक वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में पेश करके इस गिरोह में घुसी थी। उस एजेंट की पहचान गुप्त रखी गई थी, लेकिन प्रेस रिलीज के साथ एक तस्वीर संलग्न थी, जिसमें वो एजेंट अपना चेहरा छुपाए हुए थी। तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, द ब्रेव हार्ट बिहाइंड द मिशन माइनस माला। माला नाम पढ़ते ही मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने वो नाम पहले कहीं सुना था। मैंने अपनी यादों पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि एक बार जब माँ को बहुत तेज बुखार था और वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी, तो उन्होंने बार बार माला माला कहा था। मैंने उस वक्त इसे बुखार का प्रलाप समझकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब ये नाम मेरे सामने एक बहादुर एजेंट के रूप में आया था। मेरी पत्रकारिता की आदत ने मुझे इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपने सूत्रों से संपर्क किया और पता लगाया कि ये ऑपरेशन मुख्य रूप से तंजानिया, केन्या और युगांडा के जंगलों में चलाया गया था। इस गिरोह का सरगना एक बहुत ही खूंखार और शातिर अपराधी था, जिसका नाम जनरल मबेकी था। मबेकी पहले कांगो की सेना में कर्नल था, लेकिन बाद में उसने हाथी दांत की तस्करी को अपना धंधा बना लिया था। उसका नेटवर्क पूरे पूर्वी अफ्रीका से लेकर चीन और वियतनाम तक फैला हुआ था। वो इतना खतरनाक था कि उस पर इंटरपोल ने $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। मैंने अपनी जांच जारी रखी और पाया कि माला अब लंदन में रहती है और वो एक स्वतंत्र वन्यजीव फोटोग्राफर और संरक्षणविद है। उसने अपनी पहचान डॉक्टर एलिजाबेथ म्वांगी की बेटी के रूप में बनाई हुई है। ये पढ़कर मैं अवाक रह गई। डॉक्टर एलिजाबेथ म्वांगी, वही औरत जिसके लिए माँ ने 20 साल पहले माकुटानो में काम किया था। मेरे दिमाग में सारी पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। मैंने तुरंत अपने लैपटॉप पर डॉक्टर एलिजाबेथ के बारे में खोजा। पता चला कि उनका 5 साल पहले लंदन में निधन हो गया था और उनकी बेटी माला म्वांगी अब उनके काम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मुझे ये भी पता चला कि माला की जन्मतिथि बिल्कुल वही है जिस दिन माँ ने मुझसे कहा था कि उनका एक और बच्चा हुआ था जो मर गया। मैं समझ गई कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा है। मैंने ये बात अपनी बहनों को बताई तो वो भी हैरान रह गईं। हमने मिलकर माँ से पूछने का फैसला किया। एक रात जब रेस्टोरेंट बंद हो गया और हम सब घर पर थे, मैंने माँ के पास जाकर कहा, माँ, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।
माँ ने मेरे चेहरे की गंभीरता देखी तो वो सहम गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने अपना फोन निकाला और उस पर माला की तस्वीर दिखाई जो मुझे इंटरनेट से मिली थी। तस्वीर में माला अपने कैमरे के साथ जंगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बिल्कुल माँ जैसी। मैंने कहा, माँ, ये माला कौन है और आप हमसे सच क्यों छुपा रही हैं? तस्वीर देखते ही माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे और वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। हम सब हैरान थे क्योंकि हमने माँ को इस तरह कभी नहीं रोते देखा था। काफी देर बाद जब वो थोड़ा शांत हुई तो उन्होंने पूरी कहानी हमें सुनाई। 20 साल पहले माकुटानो में जो कुछ हुआ था, डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ हुआ वो समझौता, और कैसे उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को एक बेहतर भविष्य के लिए सौंप दिया था। माँ ने बताया, मैंने सोचा था कि ये राज मेरे साथ ही कब्र में चला जाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मैंने तुम लोगों को कभी नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी बिना किसी बोझ के जियो। और माला, मेरी माला, मुझे पता था कि वो अच्छे हाथों में है। माँ ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर एलिजाबेथ से एक बार संपर्क करने की कोशिश की थी जब माला 10 साल की थी। उन्होंने एक पत्र लिखा था, लेकिन डॉक्टर एलिजाबेथ ने जवाब में सिर्फ माला की एक तस्वीर भेजी और लिखा, वो खुश है, उसकी दुनिया मत तोड़ो। उस दिन के बाद माँ ने कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने वो तस्वीर अपने सीने से लगाकर रख ली थी। हम सब सुनते रहे, हमारी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, अब हमारी बारी है। मैं वादा करती हूँ कि मैं माला को ढूंढ कर लाऊंगी। आपकी बेटी आपसे मिलेगी। ये वादा करके मैंने अपने अखबार के संपादक से छुट्टी ली और लंदन के लिए टिकट बुक किया। लंदन पहुंचकर मैंने माला का पता ढूंढने की कोशिश की। मुझे पता चला कि वो अभी हाल ही में एक बड़े खतरे से बाहर निकली है। ऑपरेशन आइवरी घोस्ट के बाद जनरल मबेकी का गिरोह बिखर गया था, लेकिन मबेकी खुद फरार था और उसने माला को जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि माला ने ही उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। माला अब लंदन के एक गुप्त ठिकाने पर रह रही थी जिसकी सुरक्षा स्कॉटलैंड यार्ड कर रही थी। मेरे लिए उस तक पहुंचना लगभग असंभव था, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरे कुछ संपर्क थे। मैंने अपने एक पुराने साथी मार्क थॉर्नटन से संपर्क किया जो BBC में काम करता था। मार्क ने मेरी मदद की और मुझे स्कॉटलैंड यार्ड के एक अधिकारी इंस्पेक्टर हेलन कार्टर से मिलवाया। इंस्पेक्टर कार्टर एक सख्त मिजाज लेकिन ईमानदार महिला थी। जब मैंने उन्हें अपनी और माला की पूरी कहानी सुनाई तो वो काफी देर तक खामोश रहीं। फिर उन्होंने कहा, देखो, माला अभी बहुत नाजुक मानसिक स्थिति में है। उसने पिछले 2 साल एक शैतान के साथ बिताए हैं जिसे वो अपना दोस्त समझती थी। मबेकी के गिरोह में घुसपैठ करने के लिए उसने अपनी जान को हर पल खतरे में डाला। उसे नहीं पता था कि मबेकी को उसकी सच्चाई पर शक हो गया है। एक रात मबेकी ने उसकी अगवा करने की कोशिश की, लेकिन माला किसी तरह भाग निकली। उसके बाद से वो बहुत सहमी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अब तुम अचानक से उसकी जिंदगी में एक बहन बनकर आओगी तो शायद वो और टूट जाए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी माँ मरने के करीब है। उनका आखिरी सहारा बस यही उम्मीद है कि वो अपनी बेटी को एक बार देख ले। मैं माला को परेशान नहीं करूंगी, बस एक बार उससे बात करने का मौका दीजिए। आखिरकार इंस्पेक्टर कार्टर मान गई। उन्होंने माला से बात की और उसे बताया कि कोई उससे मिलना चाहता है जो उसका परिवार है। माला पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी माँ एलिजाबेथ मर चुकी हैं। ये कोई साजिश हो सकती है। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने मेरी माँ फातिमा का नाम लिया और बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ तो माला चुप हो गई। उसने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, ठीक है, मैं उससे मिलूंगी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। अगले दिन मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जो लंदन के बाहरी इलाके में एक साधारण से दिखने वाले घर में था। अंदर जाने पर मैंने देखा कि वो घर अंदर से एक हाईटेक सुरक्षा केंद्र था। एक कमरे में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने काली जीन्स और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उसके कंधों तक बाल थे और हाथ में एक कैमरा था जिसके साथ वो खेल रही थी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया, वो माला थी। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके होंठ, सब कुछ हमारी माँ पर गए थे। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, माला। वो पलटी और उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरों में गुस्सा, डर और एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, तो तुम हो मेरी बहन? मुझे लगता था कि मेरा कोई नहीं है। मेरी तो माँ ने मुझे पैदा होते ही बेच दिया था। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि मैं सिहर उठी। मैंने कहा, माला, ऐसा मत कहो। माँ ने तुम्हें बचाने के लिए वो फैसला किया था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो आज भी तुम्हारे लिए रोती है।
माला ने तपाक से कहा। रोती हैं? तो क्या हुआ, रोने से क्या बदल जाता है? मुझे जिंदगी भर ये सोचकर जीना पड़ा कि मैं किसी की अपनी नहीं हूँ। मेरी पहचान ही एक झूठ थी। तुम्हें पता है, जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी असली माँ से कभी नहीं मिलूंगी। मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक दिया। मैंने कहा, माला, मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें दोष देने नहीं बल्कि तुम्हें अपनाने आई हूँ। तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। ये कहकर मैंने अपने बैग से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली जो माँ ने मुझे दी थी। उसमें वही सूखा फूल था। मैंने कहा, ये देखो, माँ ने ये फूल तुम्हारे जन्म के दिन से संभाल कर रखा है। ये उनकी सबसे कीमती चीज है। वो शीशी देखकर माला की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसने वो शीशी ली और देर तक उसे देखती रही। फिर उसने पूछा, क्या वो सच में मुझे याद करती है? मैंने कहा, हर पल, हर सांस के साथ। धीरे धीरे माला की कठोरता पिघलने लगी। उसने मुझे अपने पास बिठाया और अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर एलिजाबेथ ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन हमेशा एक डर बना रहता था कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए। जब वो 18 साल की थी तो डॉक्टर एलिजाबेथ ने उसे बताया कि वो गोद ली हुई है, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि उसकी असली माँ कौन है। माला ने बताया, मुझे लगता था कि शायद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी कि दुनिया मुझे याद रखे। मैंने फोटोग्राफी सीखी और फिर वन्यजीव संरक्षण में आ गई। मुझे लगता था कि जानवर भी मेरी तरह बेजुबान हैं, जिनका कोई नहीं है। मैं उनकी आवाज बनना चाहती थी। उसने बताया कि कैसे वो जनरल मबेकी के गिरोह में घुसी। मैंने एक फोटोग्राफर के तौर पर उनसे संपर्क किया। मैंने कहा कि मैं हाथी दांत की तस्करी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ और उनकी सफलता की कहानी दिखाना चाहती हूँ। मबेकी बहुत शक्की इंसान है। उसने मेरी हर बात की जांच की, लेकिन मेरी कवर स्टोरी इतनी मजबूत थी कि उसे यकीन हो गया। मैंने महीनों उसके साथ काम किया, उसकी मीटिंगों की तस्वीरें खींची, उसके गोदामों की लोकेशन पता की और चुपचाप सारी जानकारी इंटरपोल को भेजती रही। लेकिन फिर एक दिन उसके एक आदमी को मेरी सच्चाई पर शक हुआ। उन्होंने मुझे एक जाल में फंसाने की कोशिश की। मुझे एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरी माँ डॉक्टर एलिजाबेथ की तबीयत खराब है। मैं घबराकर लंदन भागी तो पता चला कि वो कॉल फर्जी थी और तब तक मबेकी को सब पता चल चुका था। उसने मेरे पीछे अपने हत्यारे लगा दिए। मेरी वजह से मेरी माँ की जान खतरे में पड़ गई। वो पहले से बीमार थी और इस सदमे ने उनकी जान ले ली। ये कहते कहते माला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैं अपनी एक माँ को तो बचा नहीं पाई, अब तुम कहती हो कि मेरी दूसरी माँ भी मर रही है। मैं किसी की बेटी नहीं बन सकती क्योंकि मैं मौत लाती हूँ। मैंने माला को गले लगा लिया और कहा, तुम मौत नहीं लाती माला, तुम जिंदगी बचाती हो। तुमने सैकड़ों हाथियों की जान बचाई है और माँ के लिए तो तुम जिंदगी हो। अगर तुम उनसे मिलोगी तो शायद वो ठीक हो जाए। मैंने उसे बताया कि माँ की हालत बहुत खराब है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। माला ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मिलने के लिए, और इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी ये शर्त मंजूर थी। मैंने तुरंत नैरोबी फोन लगाकर माँ और बहनों को खबर दी कि मैं माला को लेकर आ रही हूँ। हम अगले ही दिन नैरोबी के लिए रवाना हो गई। हवाई जहाज में माला बहुत चुप थी। वो खिड़की से बाहर देखती रहती और कभी कभी अपना कैमरा निकालकर बादलों की तस्वीरें खींचने लगती। मैं उसे देखती रहती और मेरा दिल माँ के लिए बेचैन हो रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या माँ और माला का मिलन सच में हो पाएगा या ये सब एक सपना बनकर रह जाएगा। नैरोबी पहुँचते ही हम सीधे अस्पताल गए। माँ आईसीयू में भर्ती थी। उनका शरीर बिल्कुल सूख चुका था, मानो जिंदगी बस एक धागे से लटकी हुई हो। उनकी आंखें बंद थीं और सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। मेरी बहनें वहां मौजूद थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। जैसे ही हमने कमरे में कदम रखा, माँ की आंखें खुल गईं, जैसे उन्हें किसी ने आवाज दी हो। उनकी नजर सीधे माला पर पड़ी, जो दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी थी। माँ का चेहरा अचानक चमक उठा। उनकी सूखी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और धीमी टूटती आवाज में कहा, माला, मेरी बच्ची, क्या तुम सच में आ गई या मैं मरने से पहले सपना देख रही हूँ? माला वहीं जड़ होकर खड़ी रही। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और प्यार, तीनों के मिले जुले भाव थे। माँ ने फिर कहा, बेटी, पास आओ, मुझे एक बार छू लो, मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच में मेरी माला हो। माला के पैर धीरे धीरे आगे बढ़े। वो माँ के पास पहुंची और जमीन पर बैठ गई। माँ ने अपना हाथ माला के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाने लगी।
वो बोली, 20 साल से मैंने तुझे अपने दिल में जिंदा रखा, हर रात तुझसे बातें करती रही। तुझे पता है, मैंने तेरा नाम माला इसलिए नहीं रखा था, बल्कि मैं तुझे नसीबो कहती थी, क्योंकि तू मेरी नसीब थी जो मुझसे छिन गया। ये सुनते ही माला का सारा क्रोध, सारी कड़वाहट एक झटके में बह गई। वो माँ से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो बोली, माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको पता है, मैंने कितनी रातें सोचा कि काश मेरी माँ ने मुझे एक बार गोदी में लिया होता। आपने मुझे बुलाया भी नहीं। माँ ने कहा, बुलाती कैसे बच्ची, मैंने तो तुझे बेच दिया था। मेरी हैसियत ही क्या थी तुझे बुलाने की। मैं तो कब्र में जाकर भी अल्लाह से यही कहूंगी कि मुझे माफ मत करना, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रही। माँ ने माला से उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पूछा और माला ने एक एक बात बताई। उसने अपनी तस्वीरें दिखाईं जो उसने अफ्रीका के जंगलों में खींची थी। माँ तस्वीरें देखती रही और बार बार कहती, मेरी बेटी दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है। फिर माला ने जनरल मबेकी और उसके गिरोह के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को पकड़वाने में मदद की, लेकिन उसने ये भी बताया कि मबेकी अभी भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है। वो बोली, माँ, मुझे डर है, वो शैतान कभी भी कहीं भी आ सकता है। मैं आप लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा परिवार है। जो भी खतरा होगा हम सब मिलकर सामना करेंगे। मैंने तुम्हें एक बार खोया था, अब दोबारा नहीं खो सकती। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। माँ की तबीयत में चमत्कारी ढंग से सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। माला ने अपनी बहनों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने हमें अपनी फोटोग्राफी की तकनीकें सिखाई और हमने उसे नैरोबी की जिंदगी से रूबरू करवाया। वो हंसने लगी थी, जो शायद उसने सालों से नहीं किया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक रात जब हम सब अपने घर पर थे तो माला के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में एक तस्वीर थी जिसमें हमारे घर की बाहर से ली गई फोटो थी और नीचे लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती माला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। माइंस मबेकी। ये देखकर माला के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत इंस्पेक्टर कार्टर को फोन लगाया, जो अभी भी लंदन में थी। इंस्पेक्टर ने हमें सावधान रहने को कहा और बताया कि वो इंटरपोल की केन्या यूनिट को सूचित कर रही हैं। लेकिन मबेकी बहुत तेज निकला। अगली ही शाम जब मैं और माला अपने रेस्टोरेंट फातिमास किचन में कुछ कागजात लेने गए तो हमें एहसास हुआ कि हम पर कोई नजर रखे हुए है। रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली में एक काली SUV खड़ी थी जिसके शीशे काले थे। माला ने मुझसे कहा, अंजलि, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही हम अपनी कार की तरफ बढ़े, उस SUV में से 4 नकाबपोश आदमी निकले और हम पर टूट पड़े। माला ने मुझे धक्का देकर अंदर भेजा और खुद रेस्टोरेंट का शटर गिराने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लोग अंदर घुस चुके थे। उनके हाथों में पिस्तौलें थीं। उनमें से एक ने कहा, माला मुआंगी, जनरल मबेकी तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो हमारे साथ। माला ने बिना डरे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन मबेकी का अंत तय है। उस आदमी ने माला को थप्पड़ मारा और कहा, चुप रह साली। तभी मैंने पीछे से एक भारी पतीला उठाकर उनमें से एक के सिर पर दे मारा। वो गिरा तो बाकी तीनों का ध्यान मेरी तरफ गया। माला ने उसी पल का फायदा उठाकर एक की कलाई मरोड़ दी और उसकी पिस्तौल छीन ली। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसे हालात का सामना करूंगी। हम दोनों ने मिलकर एक मेज को पलटकर ढाल बनाई और पीछे के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन पीछे का दरवाजा बाहर से बंद था। हम फंस चुके थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और सामने का शटर टूट गया। केन्या पुलिस के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम SWAT ने रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर कार्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हमारी लोकेशन भेज दी थी। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चौथा, जिसे मैंने पतीला मारा था, भागने में कामयाब हो गया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। अखबारों में ये खबर सुर्खियों में थी। माँ को जब पता चला तो वो बुरी तरह घबरा गईं। उन्होंने माला से कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें वापस लंदन चले जाना चाहिए। लेकिन माला ने कहा, नहीं माँ, अब मैं भागूंगी नहीं। मैंने सारी जिंदगी भागते हुए बिताई है, पहले अपनी पहचान से, फिर अपराधियों से। अब बहुत हो चुका। मैं इसका सामना करूंगी और मबेकी को खुद सलाखों के पीछे देखूंगी। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए हमलावरों ने मबेकी के ठिकाने का खुलासा किया। वो तंजानिया की सीमा के पास सेरेंगेटी नेशनल पार्क के सुदूर इलाके में एक पुरानी खदान में छुपा हुआ था, जहां से वो अपने बचे खुचे गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। इंटरपोल और केन्या तंजानिया की संयुक्त सेना ने उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया।
माला ने इस ऑपरेशन में सलाहकार के तौर पर मदद करने की पेशकश की, क्योंकि वो मबेकी के गिरोह को करीब से जानती थी। पहले तो अधिकारियों ने मना किया, लेकिन माला की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ऑपरेशन का दिन आ गया। ये 15 अगस्त की तारीख थी, भारत का स्वतंत्रता दिवस, जो संयोग से मेरी और मेरी बहनों के लिए भी एक नई आजादी का दिन बनने वाला था। माला ने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, अपना कैमरा हाथ में लिया और हेलीकॉप्टर में बैठ गई। मैंने उसे जाते हुए देखा तो मेरा दिल बैठ गया। माँ ने घर पर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को महफूज रखना। मैंने उसे एक बार खोया था, अब दोबारा न खोना। सेना ने उस खदान को चारों तरफ से घेर लिया। मबेकी को पता चल गया कि वो फंस चुका है। उसने अपने बंधकों के साथ खदान में आग लगा दी और खुद एक सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश की। माला, जो उसकी हर चाल समझती थी, ने अपने साथ के कमांडो को इशारा किया और वो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गए। जैसे ही मबेकी सुरंग से बाहर निकला, उसने खुद को सैनिकों से घिरा पाया। उसने अपनी बंदूक उठाई तो एक स्नाइपर ने उसके हाथ में गोली मार दी। मबेकी जमीन पर गिर पड़ा। माला उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर न डर था न नफरत, सिर्फ एक गहरी शांति थी। मबेकी ने खून से लथपथ होते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तुम कौन हो? एक मामूली फोटोग्राफर से बढ़कर? माला ने झुककर उससे कहा, मैं कोई नहीं, बस एक बेटी हूँ जो अपनी माँ की आंखों का आंसू पोंछने आई थी। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जंगल के जानवरों की तरह इंसानियत की रक्षा करना हमारा फर्ज है। मबेकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। उसके गिरोह का पूरी तरह सफाया हो गया और हाथी दांत की तस्करी के उस नेटवर्क को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पूरी दुनिया में माला की बहादुरी की तारीफ हुई, लेकिन माला ने सब मीडिया इंटरव्यू ठुकरा दिए। वो सीधे हमारे घर आई, अपनी खून से सनी वर्दी में, और माँ के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, माँ, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, लेकिन ये लड़ाई मैंने आपकी बदौलत जीती है। आपने मुझे जिंदा रखने के लिए बेचा था और मैंने अपनी जान बेचकर इंसाफ खरीदा। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। माँ ने अपनी सारी जायदाद हम 6 बहनों के नाम कर दी। माला ने अपना ज्यादातर समय केन्या में बिताना शुरू कर दिया। उसने नैरोबी में सवाना ट्रस्ट का मुख्यालय खोला और हाथी संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। उसने मुझे और मेरी बहनों को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब हम सब मिलकर काम करते हैं। माला का एक और सपना था जिसे उसने पूरा किया। उसने अपनी दोनों माओं फातिमा और एलिजाबेथ के नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जो गरीब लड़कियों को पढ़ाई और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देता है। उसका कहना है, हर लड़की को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके और किसी मबेकी जैसे शैतान का सामना कर सके। दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हिम्मत मत हारिए। मेरी माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए दुनिया का सबसे कठोर फैसला लिया। माला ने अपना दर्द पीकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी का सामना किया, और मैंने, एक साधारण पत्रकार ने, एक बिछड़े हुए परिवार को जोड़ने का जोखिम उठाया। हम सब ने मिलकर ये साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती। वो चाहे तो जंगल के शेरों के बीच भी जिंदा रह सकती है और चाहे तो एक पूरे गिरोह को धूल चटा सकती है। आज माँ स्वस्थ है और हम 6 बहनों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिता रही हैं। उनका कहना है कि अब उनकी कोख को कोई लानत नहीं लगती, क्योंकि उनकी बेटियों ने दुनिया को दिखा दिया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प और भावनात्मक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।